समुद्री तूफान कराची के करीब पहुंच रहा है। शहर में मिट्टी का तूफान आ सकता है, लेकिन बारिश होने या गर्मी में फौरी कमी का कोई इम्कान नहीं। शहरियों और इंतजामिया को मुहतात रहना होगा। कर्जों की तहकीकात के लिए बनने वाला कमीशन कितना बाइख्तियार, गैर जानिबदार और काबिल एतबार होगा। वज़ीर आज़म को नैब और अदालतों की मौजूदगी में कमीशन की जरूरत क्यों? सवालात ही सवालात हैं। और आपको लिए चलेंगे मुल्तान के एक ऐसे होटल में जहां खाना खाने और खिलाने वाले सब हैं रन मुरीद। अच्छा, मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि ये जो वर्ड अब्दुल्ला ने यूज़ किया, हम नहीं करते होते ऐसे वर्ड यूज़, लेकिन जो अब्दुल्ला ने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, ये मुझे हमेशा ये लगा है कि कोई इतनी अच्छी नहीं है। इट्स अ स्लैंग थिंग एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड, स्पेशली नॉट ऑन टीवी। सो अब मेरा ख्याल है कि हम अपने तय ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुल्तान में जो कुछ हो रहा है और जो होटल का नाम है वो आपको दिखा देंगे। दोबारा आप नहीं कहेंगे ना अभी, जब तक स्टोरी नहीं आएगी। मेरी यही होगी, मेरा ख्याल है, जब तक स्टोरी नहीं आएगी ऑब्वियसली। ये अब्दुल्ला की वो लुक है जब थोड़ी सी ना एम्बैरेसमेंट और शर्म सी आ जाए कि ये क्या है। बट एनीवे, यू विल हैव टू वेट फॉर दैट स्टोरी। पहले आए अपने फेवरेट टॉपिक की बात करते हैं, जो है मौसम। तो आपको जल्दी से बताएंगे जी मौसम में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी साहिलों के करीब समुद्री तूफान आ पहुंचा है और गर्मी की शिद्दत ने अलग परेशान कर रखा है। शहरियों और इंतजामिया सबका इम्तहान है, इंतहाई मुहतात रहना होगा। और आपको बताएं कि अरेबियन सी यानी बहीरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान वायो कराची की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के बायस समुद्री हवाएं जो हैं वो मुअत्तल हो गई हैं, इसीलिए तो बिल्कुल एक स्टिल किस्म का एटमॉस्फेयर है। और दर्जा हरारत जो है, टेम्परेचर, वो उसकी शिद्दत 47 to 50, मैं आगे पढ़ ही नहीं सकती, मुझे गर्मी लग गई जी। 47 से 50 डिग्री के दरमियान महसूस की जा सकती है। फील्स लाइक टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मट्टी का तूफान भी आ सकता है, जो कि आज मुझे महसूस हुआ। हाँ, आज मुझे महसूस हुआ, क्योंकि अगर आपने कल एक दिन पहले ही गाड़ी साफ की हो और अगले दिन सुबह उठे और बाहर निकले और गाड़ी पे एक मिट्टी की तह नजर आए तो रात को कुछ गड़बड़ हुई है। तहम बारिश के इम्कानात कम हैं, जबकि ठट्ठा, बदीन और थरपारकर के डिस्ट्रिक्ट में तेज़ बारिश के इम्कानात भी कम हो गए हैं। अब तूफान के बायस महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को आज शाम तक गहरे समुंदर में ना जाने की हिदायत भी जारी की हैं। तूफान के भारतीय रियासत गुजरात के साहिली इलाकों से टकराने का खदशा मौजूद था। तहम भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान की तबाहकारियों का खतरा अब टल चुका है। इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं हमारे साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वैसे तो हम कोई खुशखबरी चाहते हैं, जैसे कि बड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, ये आप हमें बता दें कि ये जो तूफान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त किस मकाम पे है और इसकी शिद्दत कितनी है? ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्टेज में पहले ये तवक्को की जा रही थी कि नॉर्थवर्ड मूव करेगा और इंडिया के गुजरात के साहिल के साथ टकराएगा, लेकिन गुज़श्ता रात से इसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया। शुमाल की जानब बढ़ने की वजह शुमाल मगरिब की तरफ इसका ट्रैक इसने इख्तियार कर लिया, तो इंडियन गुजरात कोस्ट से भी दूर हट गया और हमारे कोस्टल बेल्ट से भी ज़्यादा दूर चला गया। तो पहले हम ये तवक्को कर रहे थे कि हमारी कोस्टल बेल्ट पे उसका ये असर होगा कि ठट्ठा, बदीन वगैरह के लिए ज़्यादा बारिश, तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश की पेशन गोई की थी हमने। कराची में भी चांसेस थे, लेकिन अब वो चांस रह गए हैं। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि इस तूफ़ान के बायस क्या पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई बड़ा ख़तरा है? क्योंकि इंडियन गुजरात में हमने देखा था शदीद वार्निंग्स जारी की गई थी। यहाँ क्या असरात हो सकते हैं इस तूफ़ान के? देखिए, तूफ़ान अगर इंडिया के गुजरात के साहिल से टकराता तो फिर हमारे साहिल को तो खैर पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसको कोई ख़तरा नहीं था, इसलिए कि हमारे साहिल की तरफ डायरेक्ट इसने नहीं बढ़ना था। इंडिया के गुजरात के साहिल को टकराना था इसने, जो इसका पहला ट्रैक था उसके मुताबिक। अब वो ट्रैक चूँकि चेंज हो गया है, इसलिए अब हमारे साहिल को अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत उसका असर हो सकता था तो वो भी नहीं रहा। अब ये कि इसने हमारी कराची और पूरे लोअर सिंध के लिए एक शदीद गर्मी की लहर क्रिएट कर दी है। इस तूफ़ान की मौजूदगी की वजह से समंदर से चलने वाली हवाओं का सिलसिला बंद हो गया है और साथ में मॉइस्चर भी है, तो उसकी वजह से ये हीट वेव जनरेट हो गई है। कल टेम्परेचर 40 गया और बस हमारे साहिली इलाकों को उसका असर ये पड़ा है कि उधर
में इजाफा हो गया। अच्छा सरदार सरफराज साहब, गर्मी की लहर में इस इंतहा की शिद्दत के पीछे वायु का हाथ बताया जाता है, तो ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, कितनी देर तक चलेगा ये? जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वायु की ही वजह से, क्योंकि वो समंदर में इस वक्त जहाँ मौजूद है कराची से 500 किलोमीटर दूर नीचे जनूब में, तो ये आगे नज़र ये आ रहा है कि 2 से 3 दिन तक सिस्टम स्टेशनरी हो जाएगा इसलिए कि अपर एयर के जो स्टीयरिंग इफेक्ट होता है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अपर एयर में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं डाइवर्जेंस होती है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम डिसिपेट होगा समंदर के अंदर ही, लेकिन ये 2 से 3 दिन इसको लग जाएंगे। इसकी जो इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली थी इसने, उसको वापस लो प्रेशर की एरिया की तरफ जाने में इतना टाइम उसको लग जाएगा। तो ये 15 तारीख या 16 तारीख के दोपहर को हम देख रहे हैं कि उस वक्त सी ब्रीज़ कराची की तरफ जो चला करती है, समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं का सिलसिला बहाल होगा तो कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज। यानी आज क्या तारीख है? एटलीस्ट परसों तक 14 है, 16 तक का इन्होंने कहा है, तो संडे तक तो आप आराम से, मतलब आपका जो वीकेंड जिसको हम वादे कर रहे थे कि बड़ा अच्छा सुहाना वीकेंड हो जाएगा, हमें भी कहा गया था, वो नहीं होने वाला। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा जी, डिप्टी कमिश्नर बद्दीन अब्दुल हफीज़ सयाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि अब जो अलर्ट जारी किया गया है समुद्री तूफान वायु जिसकी बात की जा रही है, जिसके बाद सिंध की साहिली पट्टी के लिए अलर्ट है, इंतजामिया को क्या बताया गया है? इस तरह के खतरात से निपटने के लिए क्या तैयारी है और किन खतरात का एक्चुअली सामना हो सकता है? मेरी बात हुई थी मेट डिपार्टमेंट कराची और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि वो जो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है डायरेक्शन इस समुद्री तूफ़ान का, और वो जो शिद्दत बारिशों और हवाओं की हमें एक्सपेक्टेड थी उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी इंशाल्लाह, और शायद जो स्पेन होगा इसका वो भी ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 दिन तक ये चीज़ रहेगी और उसके बाद ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सयाल साहब, अब इंतज़ामिया इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कर रही है, क्या तैयारियां हो रही हैं? देखिए, इसमें एक तो इंतज़ामिया ने अपने तौर पे जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे वो इस्टेब्लिश कर लिए। हमारे जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं सबको ऑन बोर्ड ले लिया गया है, और उनकी छुट्टियां भी हमने, क्योंकि ये 3 दिन पहले सीवियरिटी कुछ ज़्यादा थी बताई गई, तो उसके हवाले से हमने सारे डिपार्टमेंट्स की छुट्टियां ख़त्म करके और उनको फील्ड में डेप्यूट कर दिया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे अर्बन एरियाज़ में जो TMAs, म्यूनसिपल्स और जो भी इदारे हैं उनको, कि जो उनके नाले हैं, उनके जो सीवरेज सिस्टम है, उनको फ़ौरन डिसिल्टिंग उनकी शुरू हो चुकी है, और उनको और अपनी इक्विपमेंट एंड मशीनरी जो डी वाटरिंग वगैरह के लिए वो रेडी रखें। और रूरल एरियाज़ में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हमारे जो इंजीनियर है एक्सचेंज ड्रेनेज, ही इज़ इन द फील्ड में है, और जहाँ पे कोई कमज़ोर पुश्ते हैं या कोई बैंक्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर लिया जाए। हमारे रेवेन्यू के लोग उनके साथ हैं, और जो हम उनको पॉइंट आउट कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर कोई ज़्यादा बारिश हो और कैपेसिटी से ज़्यादा पानी हो जाए तो ये ओवरटॉप करके ये बैंक से हो सकता है कि वहाँ पे नुकसान दे, तो वहाँ पे हमने उनको पॉइंट आउट कर दिया है और वहाँ पे काम हो रहा है, और डिसिल्टिंग का भी काम हो रहा है। और फर्दर ये कि हमने ये समंदर में तो यानी रहेगी और वहाँ पे थोड़ा रफ़ रहेगा, तो हमने जो मछेरे हैं या जो बोट्स हमारी गई हुई थी या जो जाने वाली थी, हमने उनको मना भी कर दिया कि वो वापस आ जाएं, और जो हैं कोस्ट पे तो उनको अंदर जाने के लिए मना कर दिया है। पुलिस भी उसमें शामिल है, वो भी वहाँ पे अलर्ट है और लोगों को ये चीज़ें बताई दी जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर बद्दीन अब्दुल हफीज़ सयाल हमारे साथ मौजूद थे। भाई, माहिगीरों को खासतौर पर वार्निंग जारी की गई है कि गहरे समुद्र में जाने से गुरेज करें, जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो वापस आ जाएं। बिल्कुल, अब तक तो खैर उनको भी अंदाज़ा हो ही गया होगा, पता चल गया होगा। अच्छा जी, बट हमने आपसे वादा किया था दैट वी आर गोइंग टू टेल यू कि इसको हाउ टू बीट द हीट बेसिकली इन अ नटशेल, कि किस तरह आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। फरा सैयद हमारे साथ है, क्लिनिकल डाइटिशियन है। फरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आई हैं। फरा, ये अनयूजुअल वेदर तो हम नहीं कहेंगे, कराची में इस तरह अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। एंड फ्रॉम मे आई थिंक हम जो है इस चीज़ का देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ, एंड वी हैव दैट ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स हम देख रहे हैं कि अब ये होता है, ये चीज़ बढ़ रही है। आप लोगों को क्या रेकमेंड करती है कि हाउ शुड यू डील विद इट? पहले तो बेसिकली इसको समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ओवर हीट हो जाता है,
जो बाहर से आपका तकरीबन इसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि 104 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, ओह जिसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। हाँ। एहतियात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डेथ भी कर सकती है प्लस ऑर्गन को डैमेज भी कर सकती है अगर इसको अर्ली ट्रीट ना किया गया। सही। तो पहले तो जनरल प्रिकॉशन ये है कि आपने लूज फिटिंग के कपड़े पहनने हैं, हाँ बिल्कुल, लाइट कलर के कपड़े पहने क्योंकि डार्क कलर ज़्यादातर हीट एब्जॉर्ब कर लेते absorb हैं। करते हैं, ट्रैक करते हैं। दूसरा ये कि आपने कहीं निकलना है तो अपने साथ पानी की बोतल साथ रखें। ORS का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं, बट उसको आप कैजुअली यूज़ कर सकते हैं कि जैसे आपने हफ्ते में एक आध दफ़ा उसको ले लिया जस्ट टू हाइड्रेट योर सेल्फ, कि नमकियात की बहुत ज़्यादा कमी ना हो। और अगर लगता है कि कहीं उसका घर की भी रेसिपी है कि आप जो है वो नमक और चीनी को पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा फरा, ये बहुत से लोग हैं जो ऑफिस वर्कर्स हैं जिनका सिर्फ इतना ही धूप से इंटरेक्शन है कि या तो जाना है या Exactly. वापस आना है, लेकिन वो लोग पर्टिकुलरली वो फैमिलीज जो कि मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करती हैं, उनको बच्चे भी छोटे साथ होते हैं, या फिर वो लोग जो मजदूर तबका है, जो मेहनत कश तबका है, जो बाहर काम कर रहा होता है, उनको पहली हिदायत ये है कि अपना सर जो है ना वो कवर रखें ताकि डायरेक्ट हीट की आपको एब्जॉर्प्शन ना हो। दूसरा ये कि पानी की बोतल अगेन वही मैं कहूँगी कि साथ रखें, ठंडे दूध का लस्सी का इस्तेमाल ऑन एंड ऑफ साथ रखें ताकि आपका हाइड्रेशन का लेवल सही रखे। बाहर के खाने इसमें हम कतई अलाउ नहीं करवाते हैं क्योंकि इतनी जल्दी खाना खराब होता है। और फूड पॉइजनिंग के केसेस ज़्यादा आ रहे होते हैं, हाँ तो बिल्कुल, जिसको अवॉइड करना है क्योंकि हम बाहर से ऑब्वियसली जब गुजरते हुए जा रहे हैं बहुत अच्छी अट्रैक्शन है, जूसेस हैं, फलाना है जो और फौरन आपको एक्चुअली फ्रीक्वेंसी आपको वो एग्जैक्टली मिल जाते हैं। अपने आप को ठंडा करने के लिए वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए हम इसमें गलती भी ये करते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा बेसिकली फिनोमेना ये है कि जब आपको प्यास लगती है तब तक आपकी बॉडी का 2% डिहाइड्रेशन हो चुका होता है, हाँ बिल्कुल, अच्छा, और उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जी हम फ्रिज का या ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, जिस वक्त बॉडी फुल ऑन उसका हम टेम्परेचर अप एंड डाउन कर देते हैं। बिल्कुल उसको तो उस आप- चीज़ को भी अवॉइड करना बहुत ठंडा पानी पीने से भी अवॉइड करें। अवॉइड करना है कि और एक तो वो कंडीशन आने ही ना देंगे जिसमें आपको पानी एकदम से ज़रूरत लगे कि अब आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा होता है कि टेम्परेचर चेंज बहुत हो रहा होता है, शदीद गर्मी है बाहर, फिर ऑफिस जा रहे हैं तो एक्सट्रीम चिल एसी चल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रही हैं कि यहाँ पे की टेम्परेचर ठीक-ठाक बहुत किस्म ठंडा की है, ठंड बाहर जाएंगे तो बहुत गर्मी है, फिर गाड़ी में अगर थोड़ी देर अगर आपने एसी चला लिया उसके बाद बाहर उतरेंगे तो शदीद गर्मी है, या इवन घर में भी ये सब कुछ हो रहा होता है। तो ये जो टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा होता है ये किस तरह से अफेक्ट करता है आप? बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि हम जो है जो हमारे लिए भी मुश्किल है कि जी हम फुल ऑन एसी में बैठे हुए हैं और उसके बाद जी हम धूप में फ़ौरन चले जाते हैं। इस वक्त कोशिश ये करें कि बॉडी का टेम्परेचर आप नॉर्मली रखें, ना बहुत ज़्यादा एसी ना बहुत ज़्यादा आप एकदम से धूप में निकल जाएं, और अगर ऐसा निकलना भी है तो अपने आप को डबल लेयर ना करें। जो आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए कॉटन लॉन के कपड़े यूज़ करें तो वो आपका टेम्परेचर जल्दी मेंटेन कर जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमने दो चार चीज़ें जस्ट टू रीइटरेट हम भी आपको बताते रहते हैं। एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें एंड डोंट वेट टू फील द नीड कि जी अब मुझे प्यास लग रही है, उससे पहले पानी पहले पीते एग्जैक्टली आप उससे पहले ये कर लें। ORS थिंकिंग कि जी हम रोज़ पियेंगे वो ज़रा ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। Exactly. यही फरा भी कह रही हैं कि आप हफ्ते में एक दफ़ा भी कर लें तो बहुत अच्छा है। घर में आप मुझे ज़रा नज़ला होना स्टार्ट हो गया, नमक और चीनी आप मिला के उसको भी कर सकते हैं। कवर योर हेड, अगर तो आप वो लोग हैं जिनका ज़्यादा बाहर आना जाना है, जिनका काम भी ज़्यादा धूप में, अपना सर ज़रूर कवर रखें, अपने साथ पानी की बोतल रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं, ज़रा मिक्स टेम्परेचर रखें एंड जनरली अवॉइड गोइंग आउट। आपको पता है कि कुछ ही दिन है उसके बाद ये ढल सुबह जाएगा 11 से सारा। दोपहर 4 तक कम अवॉइड करें। व्हाट आई से इज के कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो ज़रूर पिएं, इससे ज़्यादा पी सकते हैं तो वेल एंड गुड। 8 से और 10 इसके बड़े ग्लास फायदे पानी हैं भाई, लड़कियों मैं तो कहती रहती हूँ स्किन आपकी अच्छी होती है, Exactly. वेट भी आपका कम होता है, तो बहुत सारे इसके अलावा भी फवायद है जो आप हासिल कर सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है ना, आप कह रही थी नज़ला हो रहा है, ये इससे इसी बड़ा वजह जल्दी से कैच होता है कि बिल्कुल। गला खराब और नज़ला, आप मुझे हो शदीद भी एसी रहा में है बैठे इस हुए हैं, बाहर एकदम से गर्मी में चले गए तो ये आपकी तबीयत फरा ज़रा बहुत बिगड़ बहुत जाती है शुक्रिया इससे। Thank you आपका, so much. आपने बड़ी मदद की हमें आके। एक दफ़ा फिर लोगों को बार बार बताना पड़ता है, हमें अपने आप को भी एक्चुअली याद कराना पड़ता है कि हाउ टू डील विद दिस। और सलाम है उन तमाम लोगों को जो कि इतनी गर्मी में सड़कों पर अपनी फराइज सर अंजाम देते हैं, Salute. पर्टिकुलरली जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो आप अपनी सड़कों पर आते जाते हुए देखते हैं, शदीद तपती धूप पे ये लोग खड़े होते हैं, और कहीं कहीं साया होता है, कहीं बुरे नहीं मौसम होता है। बुरे मौसम का डायरेक्टली इफेक्ट आपके टेम्परामेंट को होता है, तो लिहाजा अपने टेम्पर्स को भी डाउन रखें और ज़्यादा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा जो है अपना नीचे रखें, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को इस मौसम में गुस्सा भी आ जाता होता है। तो यू नीड टू लिटरली कूल एंड यू शुड नो, यू शुड बी अवेयर कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये मौसम इस किस्म का है। तो कुछ दिन इस तरह गुजार लें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और अभी हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो वज़ीर आज़म के बारे में हमने आपको बताया ना, किर्गिस्तान में है, और हाँ मतलब वो तो खैर ऑब्वियसली वी विल
अपडेट यू, लेकिन इस वक्त हम एक और बात भी करने लगे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म 10 साल में लिए गए कर्जों की तफ्तीश के लिए अपनी ही निगरानी में कमीशन बना रहे हैं। कमीशन के पास इख्तियार क्या होगा, इसकी मानेगा कौन, और क्या अदालतों और नैब के होते हुए इसकी ज़रूरत थी? सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। और 2 रोज़ पहले इमरान खान ने एक आला इख्तियाराती कमीशन बनाने का ऐलान भी किया था। क्या कहा था उन्हें, एक दफ़ा सुन लें। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अभी तक तो मेरे ऊपर प्रेशर था मुल्क को स्टेबल करने का, मैं और जिस हम प्रेशर से और मुश्किल से गुजरे हैं, अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया। अब मेरे ऊपर से वो प्रेशर उतर गया। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे। वज़ीर आज़म के इस ऐलान पर नून लीग ने हुकूमत को नवाज दौर की करप्शन सामने लाने का चैलेंज देते हुए कहा कि कर्जों का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कमीशन की ज़रूरत नहीं, जबकि पीपल्स पार्टी इसे एक धमकी करार दे रही है। हुकूमत जो एक पैसा भी कर्जा लेती है वो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, और वो कहाँ खर्च हुआ वो भी हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। अगर वज़ीर आज़म साहब वो फाइलें पढ़ लेते या महकमे से पूछ लेते तो रात के 12 बजे उठकर तकरीर करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपोजिशन को धमकी थी, और उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है जो वो कह रहे हैं कि एक कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन के तहत वो तहकीक करेंगे कि जितने कर्जा जात हैं वो कैसे इतने हुए हैं और पिछले 10 साल में। और आपको बताएं कि इस आला इख्तियाराती कमीशन की हैसियत बज़ाहिर एक JIT से ज़्यादा नहीं। साबका अदवार से मुताल्लिक कई मुकदमात पहले ही अदालतों में हैं। ऐसे में इमरान खान की सरबराही में मुखालफिन के खिलाफ तहकीकात की कितनी अहमियत होगी? फिर 10 साल से पहले की तहकीकात ना होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सवालात तो बहुत से हैं, जिनमें से कुछ हम भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से कुछ सवालात ये उठाते हैं। बहुत शुक्रिया गिल साहब, आपने वक्त दिया। वज़ीर आज़म एक सियासी आदमी है ज़ाहिर है, और एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। एक ऐसे कमीशन के सरबराह बन गए जो मुखालिफ पार्टियों की जाँच पड़ताल करेगा, तो ये तो बहुत ही वन साइडेड सा काम नहीं हो गया? वज़ीर आज़म को खुद फरीक होते हुए मुनासिब नहीं है कि जजेस को शामिल करें, उन पर मुश्तमिल कोई जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए? ये पाकिस्तान को ट्रैप किया गया इन कर्ज़ों में, ताकि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, ताकि पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, हमारी जो डिटरेंस का लेवल है, उसको कल को अगर कंट्रोल करना है तो इन कर्ज़ों के थ्रू हमें वीक करके बाद में हमसे ऐसे फैसले करवाए जाएं जो आलमी ताकतों को जो जैसे फैसले डिज़ायर्ड हों। तो हमारे ख्याल में तो ये कर्ज़े पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहरहाल जो कर्जे लिए गए वो कहीं पे नजर नहीं आते लगे हुए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमीशन बनाने का जो फैसला किया है, इस कमीशन ने किसी को फांसी तो नहीं दे देनी, इस कमीशन ने तो फैक्ट फाइंड करके ला के रखने हैं, और उसके बाद अदालतों में उनके खिलाफ रेफरेंस होंगे या अदालतों में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी अदालतों के अंदर। इस रेफरेंस का तो ऐसे ही है जैसे JIT बनती है। अब JIT जब बनती है तो क्या आप तब भी हमें पूछते हैं कि इसके लिए एक आप जो है वो अदलिया के ऊपर कमीशन बनाएं? इन्वेस्टिगेट तो कोई भी अदारा कर सकता है, कोई मिनिस्ट्री कर सकती है, कोई गवर्नमेंट कर सकती है। तो हम कोई ऐसा अनहोना काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो कर्जे आज हमारी 6,000 अरब आमदन है और उसमें से तकरीबन 2900 अरब जो है वो हमने सिर्फ सूद अदा करना है जो कर्जे लिए हुए हैं पीपल्स पार्टी नून ने, क्योंकि असल कर्जे तो सारे वही हैं, उनसे पहले तो सिर्फ 6,000 अरब थे, वो 24,000 अरब का कर्जा तो ये डाल के गए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये कर्जे कहाँ लगे और किन किन की जेबों में गए, ताकि उसके बाद हम मुकदमा लेके जा सकें इनके खिलाफ। शहबाज गिल साहब, अपोजिशन कह रही है कि कर्जे तो मुशर्रफ दौर में भी लिए गए थे। वज़ीर आज़म उस दौर की बात इसलिए नहीं करते कि उनके इत्तेहादी नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है कि चौधरी बरादरान समेत मुशर्रफ दौर के कई अहम चेहरे जो हैं वो आज हुकूमत में हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको इसलिए अच्छा सवाल कहता हूँ कि इस सवाल के जवाब के बाद ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं इनको शर्म आएगी। इनको शर्म दिलाइए कि जब मुशर्रफ आए थे तो 39 बिलियन की एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी पाकिस्तान की। जब वो 8-10 साल हुकूमत करके छोड़ के गए तो आपको पता है कितनी लाइबिलिटी थी? 45।
सिर्फ 6 बिलियन का उन्होंने इजाफा किया। और अगर इसको पीछे देखा जाए पाकिस्तान की पूरी तारीख में तो तकरीबन यही बनती है परसेंटेज, हर 10-12 साल में हमने इतना ही कर्जा डाला था, इसीलिए 39 बिलियन से 45 बिलियन तक हम तकरीबन 70 सालों में पहुंचे थे। जो 10 साल ये रहे या 60 सालों में जो 10 साल ये रहे, उन 10 सालों में ये 45 से उठा के 97 पर लेके गए। तो असल लूट खसूट तो इन्होंने की है। 10 साल से पहले तो कर्जे पाकिस्तान के इतने थे ही नहीं, और उसमें भी हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें 100% सारे फरिश्ते थे, लेकिन हुई है तो उसका लेवल कम था करप्शन का। जो मार धाड़ इन्होंने की, और ये आपको मैं आपका अगला सवाल ये है कि ये मार धाड़ फिर इसी इलाके में क्यों, इसी टाइम में क्यों हुई? 2 वजहों से। एक तो इन्होंने NRO किए और एक इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। इन 2 चीज़ों ने, वो जो चार्टर ऑफ लूट मार था और जो NRO था, इन 2 चीज़ों ने इनके हौसले बढ़ाए और इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे लूटा जैसे कोई जानवर फसल को तबाह करता है। इन्होंने इस तरीके से पाकिस्तान का चलिए, आपके सेंटिमेंट्स भी हम शहबाज साहब समझते हैं, लेकिन करप्शन कम हो या ज़्यादा हो, आपने कहा कि उस दौर में भी हुई होगी या किसी और दौर का भी आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे भी हुई होगी। तो करप्शन होती है, उसे कम ज़्यादा क्या कहा जाए। अब ये बता दें कि इस वक्त NAP काम कर रही है, मुल्क में अदालतें हैं, एक निज़ाम चल रहा है ऑलरेडी। इन सब चीज़ों के होते हुए एक कमीशन की ज़रूरत, इसकी आईनी गुंजाइश मौजूद है क्या? वज़ीर आज़म को मौजूदा निज़ाम, जो इदारे हैं मौजूद, उन पर ट्रस्ट नहीं? जी, एक तो मसला ये कि जितने भी आपके सवाल हैं, इंटरेस्टिंग बात ये कि वो सारे नेगेटिव टारगेटेड हैं, उनमें एक भी पॉजिटिव टारगेटेड नहीं है। लाइक एक भी अप्रिसिएशन नहीं है कि वज़ीर आज़म जो है वो कम अज़ कम फैक्ट फाइंड करना चाहते हैं। अगली दफ़ा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि 10 सवाल नेगेटिव पूछें, एक पॉजिटिव ले आया करें, ताकि हमें लगे कि आप हमारी तरफ से भी पिक्चर को देखना चाहते हैं। बहरहाल क्योंकि आप सर आंखों पर हैं, आपके जवाब देंगे, नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों। जो नैब है उसका भी एक सर्टन दायरा इख्तियार है आइन के तहत। वो ये नहीं पूछ सकते, उनके सामने अगर कोई करप्शन का केस आता है तो वो उसकी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वो ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कर्जा आया हुआ है तो इसमें करप्शन हुई थी कि नहीं। उनको जब करप्शन हुई के शायद मिलते हैं तो वो वहाँ से आगे चलते हैं। तो किसी ने तो फाइंड आउट करना है, जो इन्होंने वाइट कॉलर नैब से बचने के लिए करप्शन की है। इसी तरीके से अदालतों में भी जो केस जाएगा, अदालतें उसे इन्वेस्टिगेट करेंगी। तो इस कमीशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आप गौर कीजिए ना, यहाँ ऐसे बेशर्म लोग हैं कि वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे और साथ उन्होंने उकामा रखा हुआ था किसी और कंट्री का, और वहाँ से तनख्वाह भी लेते थे 16-16 लाख रुपया महीने का। तो सिक्योरिटी रिस्क टाइप लोग यहाँ थे। तो आपको लगता है इनको पकड़ना नॉर्मल काम है? इन्होंने बड़े साइंटिफिक तरीके से काम किए हुए हैं और उसके लिए कमीशन शदीद ज़रूरत है। शहबाज गिल साहब, हम आपकी बात को ज़रूर समझते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे यकीनन बहुत पॉजिटिव बातें कर सकते थे, करेंगे भी, जब हमारी समझ में ये बात आ जाती कि वज़ीर आज़म जुडिशरी पे एतमाद करते, वज़ीर आज़म नैब के इदारे पे एतमाद करते, जो खासा आजकल प्रोएक्टिव भी हमें नज़र आ रहा है। और इन दोनों इदारों के होते हुए जब अदलिया पर हम सब का एतमाद और एतकाद है, वज़ीर आज़म अपने तई अपने नीचे एक कमीशन कैसे बना सकते हैं when he is a part of a political system and he has been a part of that political system? hence bottom line शहबाज गिल साहब ये है कि if we question you, it doesn't mean कि हम नेगेटिव कर रहे हैं। We are questioning you to understand कि क्या हो रहा है। ये आप समझ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन करे तो वो नेगेटिव में आता है। That is not true. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मेरा ख्याल है टर्म तो समझते पहले ही होंगे समझा आप। तो दें भाई, कर क्यों रहे हैं? आपने भी कितनी बार एतमाद किया है नैब पे, तो फिर नैब से करवा लेंगे ये चीज़। अपने अलहदा से कमीशन बनाने की ज़रूरत की अभी तक हमको समझ नहीं आई। एनीवे, तो ये सवाल था। मतलब आप मेरी सियासी हरीफ हैं और मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खुद कमीशन बना दूं तो आपको क्या महसूस होगा? वुड यू एवर ट्रस्ट माय फाइंडिंग्स? शहबाज गिल साहब को समझ आ गई है एग्जैक्टली कि हम क्या पूछ रहे थे। लेट अस मूव ऑन। हमारे गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं, एंड ही इज आल्सो वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है, तो हम जल्द सो उमैर को हम खुशामदीद कहेंगे। उमैर, ये इतनी ही बात थी या इससे ज़्यादा? कितनी तवील गुफ्तगू हुई है? देखिए, तकरीबन 3 से 3.5 मिनट का इंटरव्यू हुआ है ये। और होता ये है कि देखिए, पाकिस्तान में तो हम लोग जब इंटरव्यू करने बैठते हैं तो फिर हम बैठ ही जाते हैं। हाँ, फिर छोड़, जब तक वो कहता नहीं भाई मैं थक गया हूँ तो आप हटते हैं। वहाँ ये था कि 2 कैमरा शूट था, 5 मिनट हर आदमी के पास है। और जाहिर है बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, बहुत थे। सेल्फी आप नहीं ले सकते, ठीक है, पर्सनल बात नहीं कर सकते। अच्छा, वो ये कि आपको बताते हैं कि सेल्फी नहीं। अच्छा, फुट नोट में ये इसलिए पूछ रही हूँ, सेल्फी का छोड़े, इसलिए मैं उमैर से पूछ रही हूँ क्योंकि उमैर ने जब मुझको पहले बताया था, जब ये जा रहे थे बाली, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ थौर के से मेरे लिए एक वीडियो बनवाना जिसमें वो मेरा नाम ले रहा हो। ये मेरी रिक्वेस्ट पहले आ चुकी मेरा नाम नहीं लेगा, वो आपका कहाँ से लेगा? तो लिहाजा अब मुझे समझ आया कि वो काम आपने मेरा क्यों नहीं किया। सेल्फी नहीं ले सकते आप, अच्छा। आप पर्सनल बात नहीं कर सकते, आप फिल्म से हटके कोई बात नहीं कर सकते, और मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन
ऑब्जेक्शंस थी कि पहले मैं सोचा मैं जा क्यों रहे हैं फिर, तो वहाँ जाके अंदाज़ा कोई क्यों था वो। देखिए वहाँ डिवाइड किया हुआ था उन्होंने, इन्फ्लुएंसर्स अलग थे, जर्नलिस्ट अलग थे। इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो उनके साथ टाई बांध रहे थे, ये उनका एक सेगमेंट था कि तमाम इन्फ्लुएंसर्स वो टाई बांधेंगे। इन्फ्लुएंसर्स इंटरव्यू नहीं कर रहे थे अच्छा। वो, क्योंकि वो एक छोटी सी वीडियो होती है जो अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं। मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये यही कर सकते हैं। उनका एक अलग सेगमेंट बनाया हुआ था, जब वो एंट्री हो रही थी उनकी वहाँ पे एक जगह पे फैन का रेड कार्पेट वाला इवेंट था, तो इन्फ्लुएंसर्स अलग थे, जर्नलिस्ट अलग थे। इसी तरह से जब मैं रजिस्टर किया, मुझे तो उन्होंने एक बैग दिया सोनी वालों ने, तो मैंने कहा मैं लेके घूमने लगा। तो वो मुझसे इन्फ्लुएंसर श्रीलंकन पूछ रहा है कि ये आपको क्यों मिला है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इन्होंने दिया है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि बिकॉज ही इज अ जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा और हमें क्यों दिया कि बिकॉज यू आर नॉट। अच्छा वो उन बेचारों के साथ। अच्छा देखिए क्या क्या चीजें हैं कि एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप बाहर जाते हैं। अभी हमारे यहाँ आते हैं तो जर्नलिस्ट बेचारा बैठा होता है, भाई अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी कोई मिल और जाएगा। इन्फ्लुएंसर सबसे आगे वाली रो में होता है। एग्जैक्ट, हमारे यहाँ उनके उल्टा है, उनके एग्जैक्ट ऑपोजिट है। उनके जब हमारे इंटरव्यूज़ हो गए, हमने एक स्टैंड अप भी किया था खड़े होकर कि वो आप कैमरे के ऊपर खड़े होकर कि माय नेम इज़ ये, आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, फना ढमा। इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो वहाँ बेचारे हम भी कर लें, तो जब हमारा ख़त्म हो गया, उनके पास टाइम बच गया, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई उन्होंने उनको अकोमोडेट किया। आ जाओ भाई चलो। मैं जल्दी से ये बताएं कि क्रिस हेम्सवर्थ को अंदाजा है कि पाकिस्तान में उनकी कितनी बड़ी फैन है, मतलब कहने का है कि पाकिस्तान में कितने फैंस हैं। उनसे पूछा मैंने, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मर्द हजरात फैंस होंगे। मैंने फीमेल फॉलोइंग का कहा, तो 2 मिनट तक तो बस रुके रहे, नो। मैंने कहा नाउ यू नो, तो यस नाउ आई नो। Now he knows, तो let's see कि उनका कोई रुख मर्द हजरात फैन हो। बेसिकली थॉर की वजह से ना, कि वो थॉर इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, प्लस क्योंकि क्रिकेट की वजह से उसे आइडिया था पाकिस्तान का ना कि पाकिस्तान में क्या होता है, तो ये मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग क्रिकेट जो फॉलो कर रहे थे वो हजरात ही होते हैं, उनके ख्याल में ये था। तो मैंने एक ये सवाल भी पूछा था उससे कि हु विल विन द वर्ल्ड कप। मैंने ऑस्ट्रेलिया मेट। हाँ तो आई हैव टू से दैट। तो बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मज़ा आया उसमें। अच्छा क्रिस हेम्सवर्थ से तो आपकी मुलाकात हुई ही, और किस किस से आपकी? टॉम हॉलैंड था वहाँ पे। अच्छा हाँ, स्पाइडरमैन वो अलग सेक्शन था पूरा, वो अलग, वो 5th को आ रही है वो फिल्म, तो वो उसका उस ज़माने में कि में होगा प्रमोशन जो होगी, ये 21st। इसका प्रिंट इंटरव्यू द न्यूज़ में परसों आ रहा है, संडे को वो है। और उसके अलावा वहाँ एंग्री बर्ड्स वाले भी आए हुए थे, तो एंग्री बर्ड्स के साथ सेल्फी खिंचवा सकते थे, तो वो एंग्री बर्ड्स के जो कैरेक्टर थे उनके साथ मैंने सेल्फी खिंचवाई। मैं कहा भाई ये तो खींच लो, किसी को यकीन तो है कि मैं आया था, वरना पहला जो काम होता है झूठ बोल रहे हो, 2 कैमरे हैं, एक पे तुम उसको बैठा दिया, एक तुमने यहाँ बैठ के कर लिया। यू आर अ वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, और बड़ी खुशी हुई कि आप गए हैं और उसके बाद आपने आके हमें सारा कुछ बताया है कि वहाँ क्या था। देखिए एक होती है, आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिस हेम्सवर्थ, तो वो एक होती है ना 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन होती है, तो उमैर का उनसे मिलना और हाथ भी मिलाया होगा, तो उससे मुझे लगा हमारी 1 डिग्री ऑफ सेपरेशन हो गई है विद क्रिस हेम्सवर्थ। अब मैं कह सकती हूँ क्रिस मेरे दोस्त को जानते हो। इससे पहले आपको पता है हम बात कर रहे थे वज़ीर आज़म 10 साल में लिए गए कर्जों की तफ्तीश के लिए अपनी ही निगरानी में कमीशन बनाने जा रहे हैं। कमीशन के पास क्या इख्तियार होगा, क्या वज़ीर आज़म अपनी निगरानी में, सिंस ही इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल द सिस्टम एज वेल, एक कमीशन बना सकते हैं, और जो कमीशन फाइंडिंग्स करेगा वो दीगर फरीक़ैन को मंजूर होगी? बिल्कुल, शहबाज गिल साहब से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने माइंड कर लिया कि हम बड़ी नेगेटिव सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हुकूमत का, वज़ीर आज़म का नैब पे, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन पे एतमाद है, तो फिर इस किस्म की एक और क्यों आपको बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अब हमें ज्वाइन किया है और हम उनसे भी यही सवाल कर रहे हैं। बड़ा इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब सवाल वही है कि वज़ीर आज़म अपनी निगरानी में कैसे एक कमीशन बना सकते हैं व्हेन ही इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, एक सियासतदान हैं, दीगर सियासतदानों के दौर में लिए गए कर्जों की वो तफ्तीश करना चाहते हैं। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ज़ाहिर है दीगर सियासतदानों को यह काबिल कबूल नहीं होगा, चाहे जो मर्जी फाइंडिंग्स कमीशन ले आए। जब इदारे मौजूद हैं तो फिर ये क्यों चाह रहे हैं कि मैं सब कुछ मॉनिटर करूं, खास तौर पे क्योंकि वो एक अनबायस्ड कमीशन फिर नहीं लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेने के लिए रब्ता किया। शहबाज गिल साहब जो हैं वो सूबाई हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, और थोड़ा सा जो मैं सुन रही थी उनकी गुफ्तगू, तो वो क्लैरिटी से जिस तरह से आप जानना चाह रहे थे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। देखिए पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये अज़म जो है कि पाकिस्तान के अंदर जो है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा होना चाहिए, ये वो हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। अब उसको ट्रांसफॉर्म करना इनटू रियलिटी और एक्शन, तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अदारे
मौजूद हैं तो उन अदारों को फाल बना के ये काम उनसे क्यों नहीं लिया जा सकता। देखिए बात ये है कि पहली बात आप ध्यान में रखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बीइंग द हेड ऑफ द कंट्री वो एग्जेक्टिव पावर्स और इख्तियार रखते हैं। किसी वक्त भी किसी मौके पे भी वो मुल्की और कौमी मफाद में कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई कमीशन बना सकते हैं, JIT बना सकते हैं और कोई भी ऐसा पब्लिक फ्रेंडली नेशनल फ्रेंडली प्रोग्राम मुतारफ करवा सकते हैं। अब इस कमीशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल हेड नहीं करने जा रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर ही नहीं सकते। एक इंडिपेंडेंट कमीशन इसमें बनेगा और इस इंडिपेंडेंट कमीशन को बनाने का जो हमारा इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 फिरदौस साहिबा थोड़ा सा मैं आपको इधर रोकूंगी, एक दफ़ा क्लैरिटी से दोबारा बता दें क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में खुद कहा था कि ये जो कमीशन होगा उसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँगा, मैं उसकी सरबराही करूँगा, मैं उसको हेड करूँगा। नहीं। देखिए यही तो गलत आप परसीव किया ना, इसी की क्लैरिटी करनी है। जी। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ेरे निगरानी बनेगा। ज़ेरे निगरानी मीन के he is having the executive power and authority. He will nominate the credible face, जो ऐसा शख्स जिसकी जात पे कुंगली ना उठती हो, जिसका अपना दामन जो है वो साफ हो, जिस पे लोगों का एतमाद हो और जो वो फाइंडिंग करे वो सबके लिए काबिल कबूल हो, तो ऐसा शख्स जो है उसकी तैनाती करना उनका इख्तियार है और वो तैनाती करने के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और वो कमीशन इंडिपेंडेंट होगा। उसमें आपके IB, ISI, आपके FIA, आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और रेलेवेंट डिपार्टमेंट से जहां वो समझेंगे कि ये इदारा अच्छा डॉक्टर साहबा इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में कर सकती है, इन रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर साहबा NAB शामिल होगा क्योंकि जब अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता है या उनकी ज़मानतें मनसूख होती हैं और उसके बाद NAB की तहवील में जाते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं हुकूमती लीडर और रहनुमा और वज़रा के NAB तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, तो NAB इस सारी सूरत हाल में इस कमीशन में या इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगी? पहली बात आप देखें NAB जो है वो आपके पाकिस्तान के रियासती हुकूमती नहीं रियासती कानून के तहत एक अदारा बनाया गया है और जिसको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की छतरी के नीचे कोई भी एक्शन करता है तो वो आपकी आईनी जिम्मेदारियों में आता है, कानूनी जिम्मेदारियों में आता है। NAB के अंदर जो आप कह रहे हैं कि उसकी क्या होगी, एक कंसल्टेशन प्रोसेस होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव होंगे जो ऑलरेडी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली NAB भी उसको देख रही होगी, तो उसमें ये हो नहीं सकता कि आप म्यूचुअल जितने अदारे हैं उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर एक कंसल्टेशन से एंगेजमेंट से चलिए तो अच्छा है आपने क्लैरिफाई कर दिया। आपकी इंक्वायरीज है उनको सामने उन हकाइक को अटैच किए बगैर एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट आप नहीं कर सकते। आपको दोनों डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू ऑफ, टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी क्लैरिटी भी दे दी। अब हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपने वादा किया आप आएंगी और हम और बात करेंगे, हमसे बात कर रही थी बिल्कुल स्टूडियो में। और अभी टाइम खत्म हो गया फॉर द फर्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट आवर। नहीं बिल्कुल भी नहीं अब्दुल्ला और मैं नहीं एग्री करते जिन बातों पे, उस पे तो हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मैं नहीं मान रही। क्या हाल है? अगर आप नहीं मान रही तो ठीक है, जो आप बातें आप मान रही हैं और जो हम मान रहे हैं दोनों मुश्तरका तौर पे मुत्तफिक हैं जिन बातों पे वो करते हैं जिनमें हमारी टॉप स्टोरीज भी शामिल हैं। ऑलराइट, टॉप स्टोरीज ऑफ दिस आवर। मुकर्ररा तादाद से ज्यादा मुशीर क्यों रखें? पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 5 मुआविनीन और मुशीर फारिग कर दिए। सूबाई हुकूमत फैसले से खुश नहीं। अच्छा, जब मैं ऐसे सीन्स देखती हूँ ना कि मतलब लोगों ने हल्ला बोल दिया है, कहीं सेल लगी हुई है, ये वो जो कि हमने कुछ हमारे ब्रांड्स हैं ऐसे पाकिस्तान में हमने देखा है कि वहाँ जब सेलें लगती हैं तो रौला मच जाता है। मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे उस माइंडसेट पे होता है कि आप किस तरह
किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के लिए, मटेरियल थिंग के लिए इस तरह मर सकते हैं कि आप लोग मतलब क्या Have you done that? नहीं, मतलब है कि पैसे He बचाने के लिए has. नहीं, पैसे बचाने के लिए तो आप ये एफर्ट कर सकते हैं। For that matter, एक बड़ा मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान का, कपड़ों का, खवातीन का, और नाम मर्द ना हज़रात लेना। के भी कपड़े बनाते हैं ऑब्वियसली। उन पे फ्लैट 50% ऑफ लगी हुई है कोई कल परसों से, तो वहाँ भी परसों यही सूरत हाल थी। नहीं, बट ये तो बहुत बुरी बात है। तकरीबन मतलब ये ये सूरत इतना हाल थी लालची होने की एक्सट्रीम हद है ये कि आप धिक्के मार रहे हो लोगों को, कोनियां लग रही हो आंखों में, कपड़े खींचे जा रहे हो। मतलब कम ऑन, क्या हो गया, दे दो 500 और सुना रुपए ये ऊपर कि उसके। हादसात भी हो जाते हैं और लोग दब जाते हैं इस रश में आके नीचे। और आप उसको मतलब आप उसकी साइड ले नहीं, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए आप जब महंगाई इतनी हो जाए तो लोग पैसे बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन अभी हम चलेंगे मुल्तान, और मुल्तान जब हम जाएंगे इंशाल्लाह तो मैं तो यहाँ ज़रूर जाऊँगा। मुल्तान में 2 नौजवानों ने एक होटल बनाया है जो शहर भर में बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है। इस होटल की वजह शोहरत इसका खाना नहीं, इसका नाम है। और ये नाम सिर्फ होटल का ही नहीं है, हर वेटर जो वहाँ मौजूद है आप उसको इसी नाम से बुलाते हैं। शहादत हुसैन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, सैर करवा रहे हैं। आपने नाम क्यों नहीं लिया अभी? और होटल का नाम है रन मुरीद। ब्यूरो चीफ मुल्तान है हमारे भाई तभी शहादत हुसैन। चाय ले आना, 5 चाय ले आना और 5 में दाल चावल। वेटर मोहम्मद शफीक की तो अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन ये पक्का रन मुरीद बन गया है। क्योंकि यही नहीं, इस रेस्टोरेंट का हर वेटर, मालिक, बल्कि होटल का नाम ही रन मुरीद है। और मुल्तान में इस मुनफरिद नाम का खासा चर्चा है। रन मुरीद होटल का नाम रखने वाले जरी यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स हैं। जो हमारी सोसाइटी है वो रन मुरीद को एक पॉजिटिव सेंस में कंसीडर करे, ना कि उससे चिड़े, ना तो उसको नेगेटिव ले। बहुत सारे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि आपने क्या नाम रखा है, लेकिन आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट कि मुल्तान जैसे एरिया में 90% ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। अरूशा के साथ उसके दूसरे पार्टनर मोहम्मद नईम भी रन मुरीद होटल में खुद काम करते नजर आते हैं और कहते हैं कि रन मुरीद उनके लिए अच्छा तजर्बा रहा है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन इस रन मुरीद के नाम की वजह से मैं शादी से पहले ही मुझे ये लकब मिल चुका है। जहाँ से हम पेना फ्लैक्स बनवाने गए थे, जब फ्लैक्स वाले को बताया कि ये नाम प्रिंट करना है, तो उसने हमें ये कहा कि ये फ्लैक्स जो है ना मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर ग्राहक जरी यूनिवर्सिटी के तलबा हैं जो लगभग सारे कंवारे हैं। और अब तो इर्द गिर्द के लोग भी डरते डरते रन मुरीद होटल पर आकर खाना खाते हैं। इन्होंने होटल का नाम रखा हुआ है जी रन मुरीद, जो कि बहुत फ़नी भी है और सुनने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। तो हमें मज़ा भी आता है, इधर आते हैं वेटर्स को हम रन मुरीद कह के बुलाते हैं। वैसे वो गुस्सा भी नहीं करते, लेकिन हमें मज़ा आता है उनको बुलाने का भी और उनसे बात करने का भी। रन मुरीद होटल पर बिरयानी, कड़ाही, दाल चावल, मिस्सी रोटी, मक्खन और मज़ेदार घरेलू खाने दस्तयाब हैं। घर में ना सही मगर इस होटल में आकर खाना खाते हुए मर्दों को अपनी मुरीदी का एहसास ज़रूर होता है, क्योंकि अब ये रन मुरीद होटल ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी यकसा मकबूल हो रहा है। कैमरामैन मोहतसिम कलासरा के साथ मलिक शहादत, जियो न्यूज़, मुल्तान। हाउ फनी एंड इंटेलिजेंट इज दिस कि उस नाम से अट्रैक्ट होके, ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो है हमारी भी, हम मुल्तान गए तो हम इस होटल ज़रूर जाएंगे। लेकिन आई हैव माई 2 सेंट्स अब्दुल्ला, क्योंकि आप बड़े खिलखिला के हंस रहे थे ना, तो मैं 2 चीजें कहना। कोई बुरी बात नहीं है, if it makes you happy, if it makes a perfect home, तो ठीक है। कॉनोटेशन किस चीज के जरिए आप कह रहे हैं? अक्सर लोगों को अगर कहा जाए ना कि ओए इस तरह करके रन मुरीद या कुछ इस किस्म की बात की जाए, तो वो एक गाली की फॉर्म में कही जाती है, तारीफ नहीं हो रही होती किसी की ये कह के। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर उन आदमियों की जिनको रन मुरीद कहा जा रहा है, उनकी जो रन है, उनकी जो खवातीन है, उनकी जो बीवियाँ हैं, वो तो बड़ी खुश होती होंगी। भाई ये हमारे पर्सपेक्टिव से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आदमियों के पर्सपेक्टिव से कभी अच्छी कॉनोटेशन में ये कहा नहीं जाता। हाँ, बाहर अगर सोसाइटी की बात करें तो अच्छी कॉनोटेशन में नहीं कहा जाता। इसीलिए तो ये जो नौजवान खातून, ये जो बच्ची एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट जिसने होटल शुरू किया है, उसने कहा है कि मैंने इस वर्ड के साथ जुड़े हुए स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए ये होटल शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला हर शख्स रन मुरीद होगा। उसे कहेंगे ही रन मुरीद, जिसका नाम नहीं पता उसे रन मुरीद कह दें आप। I cannot believe we are saying this on you know national television, because मैंने हमेशा यही सुना है अपने इर्द गिर्द कि ये बात इतनी अच्छी नहीं होती और ये कहना नहीं चाहिए। I don't know. आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा छोड़ें हम दोनों को। Give us your advice. I know it's like simple term, it's not a गाली or anything, and it shouldn't be.
इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स हैं इसकी, हम और कोई नहीं कहेंगे वैसे इधर। लेट अस नाइसली मूव अवे, हम जल्दी से आगे। कभी-कभी सुनने को भी मिलती है ना, इसलिए ज़हन में आ रही है। ये देखिए घर की बातें सारी सामने आ रही हैं। डू राइट इन टू अस, और क्या क्या और लफ्ज़ हो सकते हैं, लेकिन नो गाली गलौच। ओके अच्छा जी, मूविंग ऑन। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 5 मावने खसूसी और मुशीर जो हैं वो फारग कर दिए हैं। सूबाई हुकूमत को अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात है। अवामी नेशनल पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली खुशदिल खान ने 5 मावन खसूसी और मुशीरों की तैनाती को चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने मुशीरों की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा कि फ़ैसले का मीडिया के ज़रिए पता चला। देख रहे हैं अदालत ने किस बुनियाद पर मुशीरों को फारग किया है। आइन के आर्टिकल 130 क्लास 11 है, उसमें क्लियर कट लिखा है कि नॉट मोर देन 5 एडवाइज़र्स। तो 5 से ज़्यादा तो अभी हुए नहीं है, अभी तक तो सिर्फ 3 एडवाइज़र लिए गए हैं और बाकी जो है मुआविन खसूसी हैं। ये तो पहला सूबा नहीं है, इसके अलावा पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, और ये एक प्रैक्टिस रही है। अभी नोटिस मिला है उसको और साथ भी आया, तो उस फैसले को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला इसका सही प्रॉपरली जवाब दिया जाएगा। ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीरों के बारे में ऐसी हम बात करेंगे। दरख्वास्त गुजार जो इस केस में हैं, जिनका नाम है खुशदिल खान। बहुत शुक्रिया खुशदिल, आपने वक्त दिया। खुशदिल बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समझती है कि जो मुशीरों और मुआविनीन की तादाद थी ये हद के अंदर थी, हद से तजावुज़ नहीं कर गई थी, अदालत उनका मौक़िफ़ मान ले। आप क्या समझते हैं, आपका भी यही मौक़िफ़? चीफ मिनिस्टर शल नॉट अपॉइंट मोर देन 5 एडवाइजर्स। इसको चीफ मिनिस्टर का लफ्ज़ इसमें लिखा गया है, इसमें कुछ भी नहीं कि वो 5 वज़ीर वो एडवाइज़र से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये एक तजाद आ गया है। मैंने दूसरी बात हमारी पॉइंट है कि हमने मतलब जो इनको चैलेंज किया, इसमें 2 जो है वो अनइलेक्टेड है। इसमें जो मिस्टर ये अजमल वज़ीर है और मिस्टर इमायतुल्लाह खान ये अनइलेक्टेड है, और ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी के उसूल के ख़िलाफ़ है। दूसरी बात इसमें कि इन लोगों ने मतलब ओथ नहीं लिया है, क्योंकि ये ओथ ले नहीं सकते। अलबत्त इनमें जो 3 है वो इलेक्टेड है, मेंबर थे हमारे MP, जिसमें जला बंगश है, कामान बंगश है, और ये अब्दुल करीम खान ये इलेक्टेड है। उन्होंने एज ए मेंबर तो उन्होंने ओथ लिया है, लेकिन एज ए मतलब स्पेशल नहीं ले सकते, आइन में कोई प्रोविज़न नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब अगर हम इसको आर्टिकल 129 को देख ले, अंडर आर्टिकल 129 जो है वो ये कह रहा है हमें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो इस्तेमाल वो चीफ मिनिस्टर एंड दी प्रोविंशियल मिनिस्टर एक्सरसाइज कर सकते, कोई नहीं कर सकते। तो ये मतलब जितने भी ये स्पेशल असिस्टेंट है या एडवाइज़र, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी मतलब एक्सरसाइज करते थे। तो इस वजह जी ये भी बताइएगा कि आपने इन मावनीन और मुशीरान को हटवा तो दिया है, लेकिन ये लोग मरात और तनख्वाहें जो हैं वो लेते रहे, ये सब भी तो वापस होना चाहिए नहीं? ये हमारे मतलब उसमें रिट में एक हिस्सा है। हमने कहा कि जिन्होंने मतलब जो एंजॉय किया है, जो मतलब हमारा पख्तूनख्वा एक गरीब सूबा है और ऑलरेडी मतलब हम महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं, तो इस वजह से मतलब मैंने ये भी प्ली लिया कि आप इनसे रिकवरी की जाए। लेकिन ये रिकवरी उस वक्त जब हमारा इंशाल्लाह रिट कामयाब हो जाए, और मैं ये मुतमईन हूँ कि हमारा रिट इंशाल्लाह कामयाब होगा और हम इसमें कामयाब होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इस केस में दरखास्त गुजार रुकने सूबाई असम्बली खुशदिल खान हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँच गया। आपको बता रहे हैं कि भगत सिंह केस की 1928 की FIR मिल गई है। बड़ा ये आर्काइव्स में से चीज़ निकाली गई है। भगत सिंह और साथियों का नाम भी नहीं है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले इस बहादुर को कानूनी तौर पर बेकसूर करार दिलवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन ज़ेर समात है। लाहौर पुलिस ने मकामी अदालत में वो FIR पेश कर दी है जिसमें 1928 में एक अंग्रेज़ अफसर के कत्ल पर ये FIR दर्ज की गई थी, और इसी मुकदमे में तहरीक आज़ादी के हीरो भगत सिंह और इनके साथियों को सजाए मौत दी गई थी। FIR भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की दरखास्त पर जारी किए गए अदालती हुक्म पर पेश की गई है। और आपको बताएं कि FIR कैसी थी। उर्दू में लिखी गई FIR 2 नामालूम हमला आवरों से मुतालिक है, जिसमें एक पुलिस एहलकार मुद्दई है, और FIR 17 दिसंबर 1928 को शाम 7 बजे लाहौर के थाना अनारकली में दर्ज की गई, और FIR में भगत सिंह, राज गुरु या सिख देव, क्या नाम है?
सुखदेव नामजद मुल्ज़मान नहीं, यानी उनका सुखदेव उनका नाम ही बीच में नहीं है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि भगत सिंह और उनके दोस्तों को बेगुनाह करार दिया जाए। बहुत बड़ी बात है वैसे ये। भगत सिंह फाउंडेशन इम्तियाज़ रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस सिलसिले में मजीद। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। इम्तियाज़ साहब, आपको भगत सिंह की FIR निकलवाने का ख्याल वैसे क्यों आया, और फिर ये FIR आपको इस तरह उर्दू में कैसे मिली? क्या उस वक्त ये सरप्राइज 1928 उर्दू में दर्ज होती थी ये FIRs? भगत सिंह सदियों का हीरो है। उनका मैंने अपने ग्रैंडफादर से, अपने वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब अब्दुल रशीद कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के यहाँ वकील हैं, उनसे, और अपने दादा जान से जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे, सदर थे अबोहर में, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में, उनसे उनकी जुर्रत और बहादुरी के वाक़यात सुनता आया था। मुझे ये बताने में खुशी महसूस हो रही है आज कि 1857 की जब जंग आज़ादी हुई तो मेरे बड़ों ने उसमें हिस्सा लिया और मेरे रियल फोर फादर के 2 हकीकी भाइयों को नवाब ऑफ सिरसा समेत सिरसा के मकाम पर अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लेने की पदाश में उन्हें वहाँ पे हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। मेरी रगों में उन्हीं इनकलाबी लोगों का खून था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं भगत सिंह जी को पढ़ूं। जब मैंने पढ़ा तो वो बहुत सारे सुकम पाए मैंने उस केस में। मैंने देखा कि भगत सिंह तो बेचारा मासूम था, बेगुनाह था। फिर मैंने FIR निकलवाई। FIR जब निकलवाई तो देखा, रीड किया, जो 17 दिसंबर 1928 को थाना अनारकली में जॉन P. सॉन्डर्स के कत्ल की FIR दर्ज होती है, उसमें कहीं भी भगत सिंह का नाम अच्छा साहब, बात तो आपने कितनी पीछे से लेके गए हैं और ज़बरदस्त बात है, लेकिन अब चाहते क्या हैं? अब आप चाहते हैं कि जॉन सैंडर्स केस दोबारा खुलवाया जाए और भगत सिंह और उनके जो दोस्त थे सारे, उनको इसमें बरी किया जाए। ये कैसे मुमकिन है? हमें ये समझ नहीं आ रही। इतना पुराना केस कौन देखेगा? मैंने 13 में लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2013 में असूल इंसाफ के लिए हमने ये पिटिशन दायर कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में कि कोर्ट उसे इनोसेंट डिक्लेयर करे। तो वो हमारी दरख्वास्त जो कि रिट पिटिशन थी वो बाकायदा तौर पे एडमिट हुई है, नोटिस हुआ है उसमें। सिंगल बेंच ने ये सुनी। मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब ने हमारे केस से, हमारी दलीलों से इतफाक़ किया इस केस में, और ये फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच सुनेगा इसको, बड़ा बेंच सुनेगा। फिर दूसरी उसकी हेयरिंग होती है 16 में आकर डबल बेंच के पास। डबल बेंच उसे सुनता है। मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद खान की सरबराही में कायम डबल बेंच ने इसकी हेयरिंग की। हमने इस पर एतराज़ उठाया। हमने कहा कि DB इस केस को नहीं सुन सकती क्योंकि ये उस वक्त के 3 जजों का फैसला था। इसके लिए 5 एंड मोर जजेस इस केस को सुने, तभी इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं। उन्होंने हमारी गुजारिशात से इतफाक़ किया और ये केस हमारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा रेफ़र कर दिया कि इसके लिए बड़ा आईनी कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच बनाया जाए। हीरो होते हैं, उसका किसी भी मज़हब और धर्म से तल्लुक़ क्यों ना हो। तो हमने ये केस साबित करके एक वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज भी दिया है कि मुसलमान मतअस्सब और तंग नस्ल के हीरो के रोल का एहतराम करते हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ रशीद हमारे साथ मौजूद थे और अभी टाइम कम है, कितनी ज़बरदस्त बात है। इफ़ यू सी जस्टिस हैज़ नॉट बीन डन और 100 साल गुजर गए और आपको पता हो तो फिर आपको वो बात चेंज करवाना और बड़ा काम है, चैलेंज है टू टेक इट अप। बड़ी मोटिवेशन चाहिए और बड़ी लगन के साथ इस किस्म के केसेस परस्यू किए जाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया से मैच हारने की बात तो हमने बहुत की है, खत्म करते हैं उस बात को ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल है अब हमें सामना है एक और पहाड़ का। भारत के साथ ये मैच हमें नहीं हारना है, बराए मेहरबानी काइंडली क्या कहेंगे हम क्या? सरफराज को कप्तानी के साथ साथ अपने खेल में भी बड़ी तब्दीलियां करना पड़ेंगी इफ़ दिस हैज़ टू बी डन और वर्ल्ड कप में रहना है तो ग्रीन शर्ट्स के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं गलती हो ही नहीं सकती। इतवार को पाकिस्तान को टूर्नामेंट के सब से अहम मैच में रवायती हरीफ भारत से मुकाबला करना है। मैंने कभी किसी मैच की इतनी तैयारी की है ना तो वो मैच अच्छा नहीं रहा है पाकिस्तान के लिए, इसलिए मैं तो तैयारी कर ही नहीं और इतनी ज़्यादा ऑल आइज आर ऑन यू एंड बट इंशाल्लाह वी विल डू आवर बेस्ट। हाँ जी, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया यूसुफ, आपने वक्त दिया। सुबह बताइएगा, पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, ऑल्दो हमें लग रहा था कि वो मैच हम जीत जाएंगे। अब फॉर्म तो ज़ाहिर है डाउन हुई है, लेकिन क्या भारत के खिलाफ मैच पे इसका असर पड़ सकता है या बिल्कुल ही अलग गेम के तौर पर हमें ग्राउंड में उतरना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये
हार जीत जो है ना पास्ट की उसको भूल जाए। इंडिया पाकिस्तान की गेम बड़ी क्रूशल गेम होती है, बहुत ही प्रेशर गेम होती है। उस दिन जो प्रेशर को होल्ड कर गया, उस दिन वो बड़ा प्लेयर भी बनेगा और उस टीम का नाम भी बहुत बनेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पीछे क्या हुआ था आगे इसको भूल जाएं और उस दिन की परफॉर्मेंस पे नज़र रखें। और जितने भी प्लेयर हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको फुली कॉन्फिडेंस से आना चाहिए ग्राउंड में और जीतने की सोच से आना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जो इस दिन परफॉर्मेंस देगा वो बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा। अच्छा हाँ, होना तो यही चाहिए। और ऑब्वियसली हम ये सोच भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, टीम के सीनियर प्लेयर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो ड्रेसिंग रूम के माहौल को और जो मोरल है उसको मुतासिर ना होने दें। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों की अपनी परफॉर्मेंस के इतने मसाइल चल रहे हैं कि उन्होंने आगे किसको क्या इंस्पायर करना है। तो ऐसे में मोरल ठीक रहने की जिम्मेदारी जो है, या फिर मोरल ठीक रखने की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, या फिर हर किसी को ये खुद को एहसास होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, सीनियर प्लेयर वो फार्मर होता है जो रन्स कर रहा होता है, जो विकटें ले रहा होता है। सीनियर प्लेयर हमने जो अखज़ किया हुआ है सब पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया अपने लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, कि जो पुराना खेल रहा है, पुराना खेलने या ज़्यादा मैचेस होने से कोई सीनियर नहीं हो सकता। सीनियर वो है जो परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस हमारे लड़के दे रहे हैं, बाबर आजम दे रहा है, फास्ट बॉलर दे रहे हैं, इमाम है, ये ऐसे प्लेयर सीनियर हैं। जो सीनियर हैं वो अभी तक वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जैसी कि उनसे तवक्कुआत हैं। तो मेरा ख्याल है उनको भी अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करना चाहिए और पूरी फोकस रखना चाहिए कि हमने अपनी सीनियरिटी का सबूत भी देना है और अपनी सिलेक्शन का भी सिलेक्शन सही है। सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। सीनियर वही होता है जो परफॉर्म करता है। बड़ी अच्छी आपने बात कर दी है। यूसुफ, ये बताइएगा कि मैनचेस्टर का मौसम ज़ाहिर है मुख्तलिफ है काफ़ी, तो क्या यहाँ भी पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या कुछ तब्दीली करनी चाहिए? समरसेट से तो ज़्यादा ख़तरनाक मौसम होता है मैनचेस्टर में, क्योंकि नॉर्थ साइड है और वहाँ बाउंस भी शायद हो। जो पास में हम लोग खेलते थे मैनचेस्टर, एक तो नॉर्थ साइड है, वहाँ बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑलरेडी हो भी रही हैं, और वहाँ विकेट में थोड़ा बाउंस भी होता था। अब विकेट कैसी है ये ऑन डे जो उधर विकेट देखेंगे, कैप्टन कोच जो भी है उस विकेट को देख के टीम बना सकते हैं। लेकिन जो पास उसमें यहाँ 4 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ हम ब्रेक तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ टू द एंटायर पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी मैनेजमेंट फॉर दिस मैच, क्योंकि आज हमारा इस हफ्ते का आखिरी शो है और इंशाल्लाह मंडे को जब हम मिलेंगे तो हम जीते होंगे। हाँ, मैं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव सोच ही नहीं रही। हाँ, और हमारी पूरी जो टीम है, हम यहाँ पे आप सबको खिलाएंगे। हम खाएंगे तो आप सब खा ही लेंगे ना। मिठाई मिलेगी हमें, ये मैं वादा लिखवाती हूँ। और कहते हैं ना कि पाकिस्तान ऑल्दो आजकल मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन नाउमीदी कुफ्र है और जो अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश है वो भी कभी नहीं छोड़नी चाहिए और उसके लिए कोशिश भी करते रहना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा माशी हालत का तकाजा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी हो और यहाँ लोग कारोबार करने भी आएँ, पैसा भी लाएँ और जो वसाइल यहाँ मौजूद हैं उनसे भी पूरी तरह फ़ायदा उठाया जाए। बिल्कुल, और माहिरीन मानते हैं कि पाकिस्तान की शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है और लेकिन इस जानिब काम नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर जहाज़ रानी अली ज़ैदी भी शिपिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं और उनकी मदद को आए हैं सिंगापुर से पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन लतीफ़ सिद्दीकी साहब। और उनका क्या प्लान है ये उन्हीं से पूछ लेते हैं। लतीफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी आपसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बड़े इंस्पायरिंग आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वक्त। सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, इमरान खान साहब से, क्या कोई प्लानिंग हुई, क्या आपने उनसे बात की, क्या उनका विजन है, बताएंगे कुछ? डेफिनेटली इमरान खान साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर जो हमारा प्लान है उसके बारे में। और पाकिस्तान में इस वक्त 4 से 5 बिलियन हम फ्रेट कॉस्ट में फॉरेन एक्सचेंज पे कर रहे हैं और पाकिस्तान को जितनी फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है वी नो वेरी वेल। IMF के सामने हमको घुटने टेकने पड़े। तो इस वक्त हमें हर वो चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज बचा सकें। और ये शिपिंग से ताल्लुक़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 बिलियन एनुअली हम पे कर रहे हैं। पाकिस्तानी इस वक्त नेशनल शिपिंग जो है वो सिर्फ 5% कार्गो कैरी कर रही है। 5%। That's all. बाकी सब प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा वैक्यूम है यहाँ पे। ना सिर्फ ये कि इसमें शिप्स अपने फॉरेन एक्सचेंज, इसमें लोगों के लिए जॉब्स। आप ये सोचिए कि एक अगर जहाज़ पे
जूनियर ऑफिसर्स या ऑयलर भी जाता है जहाज़ पे तो उसकी एक फैमिली पूरी सर्वाइव कर रही होती है उसमें, कितने लोग उससे मुंसलिक होते हैं। और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज, उसकी सैलरी फॉरेन एक्सचेंज में आती है। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि बाकी लोग जैसे मिडल ईस्ट में या दूसरी जगह जॉब में जाते हैं तो वो वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, उनका अपना खर्चा होता है। जहाज़ पे जो जाता है उसका रहना खाना पीना सब फ्री होता है। बिल्कुल। तो 100% रेवेन्यूज पाकिस्तान आ रहे हैं। यानी कि जो भी आप कमा रहे हैं वो आप बचा ही रहे हैं। बिल्कुल बचा रहे हैं। और ये फिलिपीन 6 बिलियन अर्न कर रहा है फॉर सी फेयर से। और तो हमारे पास तो रूट्स इतने अच्छा, जबरदस्त ये हैं। इन नटशेल, और टाइम हमारे पास हमेशा ही कम होता है, लेकिन आप बता दें कि ये एवेन्यू पहले क्यों नहीं एक्सप्लोर हुआ और जहां हम इतना ज़्यादा लगा भी रहे हैं। देखिए अभी भी लोग डिस्करेज करने वाले बहुत हैं कि आप किस चीज़ में आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं क्या मुश्किलात हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे ब्रेक में भी कहा कि देखिए मुश्किलात तो होंगी लेकिन अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो आपका रिवॉर्ड तो मिल रहा है आपको, इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, अभी प्लान क्या है आपका? प्लान इन हैंड है क्या? आपने कोई 2 की प्रोजेक्ट्स जो आपके जहन में हैं कि भाई अब ये करना है सबसे पहले और उसके बाद जो वज़ीर आज़म साहब से बात हुई थी उसी का फॉलोअप विजिट है। और अली जदी साहब से भी इस दफ़ा मीटिंग बहुत अच्छी रही। और ऑफ कोर्स जो हमारी इश्यूज़ हैं यहाँ पे, हर्डल्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी एश्योरेंस दिया है कि लेट्स वर्क टुगेदर। और हमको प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह हैं लेकिन सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, अगर इफ़ यू कीप डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स वी विल नेवर गेट कम टू द सॉल्यूशन। तो अल्लाह का शुक्र है उनसे भी बहुत अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही है। वी आर अगेन कमिंग नेक्स्ट मंथ। ये कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आप ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये आपने तजावीज़ दी हैं? हम 10 जहाज़ फर्स्ट फेज़ में लेके आना चाह रहे हैं और उसके अलावा 40 जहाज़ न्यू बिल्डिंग चाइना में इंशाल्लाह बनवाने की शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए जो हमें पाकिस्तान से जो कमिटमेंट चाहिए कि जो कार्गो हम बाहर दे रहे हैं वो ये पाकिस्तानी फ्लैगशिप्स होगा, पाकिस्तानी फ्लैगशिप होगा, पाकिस्तानी की जॉब्स होगी उस पर। और खाली शिप्स की जॉब नहीं है, जब शिप्स यहाँ आएंगे उनकी रिपेयर फैसिलिटीज़ हैं, उनसे उनकी सप्लाईज है, तो बहुत इसमें इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट बाय द वे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बड़ा एम्बिशियस किस्म का ये प्रोजेक्ट है। अब लतीफ़ साहब ये भी बताइएगा कि शिपिंग का तो हम जिक्र कर रही हैं, लाइव स्टॉक, मतलब पाकिस्तान में लाइव स्टॉक का तो आपको पता है, खान साहब खुद भी कितना जिक्र कर चुके हैं, पोटेंशियल क्या है? हुमा, ये लाइव स्टॉक, एक पहले तो ये बात बताता हूँ कि नबियों का पेशा रहा है और इस वक्त भी हम 3 लाइव स्टॉक शिप्स मैनेज कर रहे हैं। और वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लाइव स्टॉक कैरियर वी हैव बिल्ट एंड वी आर मैनेजिंग फॉर 5 years। And that live stock carrier we can carry up to 75,000 sheep, 22,000 cattle. Like live sheep? Live. मतलब इधर से जिंदा जानवर? बिल्कुल जिंदा जानवर, उनकी फीडिंग सब हमको we look after during the voyage from Australia to Middle East and worldwide, China, Russia. So it's very exciting. It is, and this is so different by the way. तो शिप पे जाने का दिल चाह रहा है जिस पे 75,000 भेड़ें बकरियां हों। उसमें रोज बारबेक्यू होती है। Exactly, क्या ज़बरदस्त बात है। लतीफ़ साहब सॉरी टाइम बहुत कम है, but thank you so much for coming and जी कुछ कहना चाहते हैं? Just to add on, गवर्नर पंजाब साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है परसों and it was very fruitful meeting and he assures one window operation. That's what we need. Of course. He says, and for anything you please come to me, I will facilitate everything. So this is what I mean. We are looking for in the shipping sector, also one window operation. You are a very good representation of the kind of people that Pakistan needs right now, overseas Pakistanis, जो कि जिनका दिल सही जगह हो और जो वाकई आके they want to give back and they want to help. जो इनकी अपनी कंपनी है ग्लोबल रेडियंस ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके चेयरमैन है, उसकी 10 शिप्स हैं अभी और इसमें 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी एम्प्लॉयड हैं। सिंगापुर बेस्ड ये कंपनी है फिलहाल और 300 पाकिस्तानियों का मतलब है 300 ख़ानदान। यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा कि इसमें जो पाकिस्तानी शिप्स हैं, जो हमारे शिप्स हैं, इसमें वी प्रोमोट पाकिस्तानी कैडेट्स जो फ्यूचर के पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे शिपिंग इंडस्ट्री के। अनफॉर्चुनेटली इन फॉरेन शिपिंग दे डोंट एकोमोडेट पाकिस्तानी कैडेट्स। अच्छा, हमारे 160 कैडेट्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से 20 को भी जॉब नहीं मिलती। वी आर द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान कैडेट्स। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लतीफ़ साहब फॉर कमिंग हियर और इंशाल्लाह जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो आप हमारे पास ज़रूर आएँ। वी वुड लव टू सी कि क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या हो चुका है। अच्छा जी, ये तो एक एग्जांपल तो जो हमने दिया। देखिए देयर आर इंडस्ट्रीज शिपिंग या फिर लाइव स्टॉक शिपिंग जो हम सीख रहे हैं, जो कि हम सोचते नहीं, हमारा रुझान उस तरफ नहीं जाता, बट देयर इज सो मच आउट देयर दैट कैन बी डन। आब्दी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा जी, अभी आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर करियर काउंसलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। कुछ और मामलात हैं जिन पे हम आब्दी साहब से चाहेंगे कि वो रोशनी डालें। आब्दी साहब, ज़ैनब और फरिश्ते जैसे केसेस आए हैं, हम रोज़ सुन रहे हैं इस तरह के वाक़यात होते हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पर बात करनी भी चाहिए, बड़ा ज़ोर भी दिया जा रहा है कि अब ऐसी चीज़ों को तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। बाज़ जगह तो शुरू हो गया है लेकिन अभी भी बहुत बड़े लेवल पे इसकी ज़रूरत है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने निसाब को, अपने कैरिकुलम के अंदर इस किस्म के सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करें जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इस किस्म के जो वाक़यात हैं और हरासमेंट है उसकी तरफ बेहतर हो सके, वो अंडरस्टैंड कर सकें इनको। और जो चाइल्ड अब्यूज़ प्रोटेक्शन यूनिट है उसे रिज्यूम किया जाए, लाइफ स्किल बेस्ड लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाए उसके अंदर, ताकि बच्चों को पता चले कि ये टचिंग और ये जो जिस तरह से कोई आपकी तरफ एक्सेस कर रहा है वो उसके क्या स्टेजेस हैं, किस तरह से उससे बचा जा सकता है। और बच्चों में जो है इस शऊर को उजागर किया जाए कि इसके जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं वो क्या हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है इसके अंदर पॉलिसी बनानी पड़ेगी और बहुत ही सीरियसली इसको देखना पड़ेगा। तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को इसमें प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पर अब इसमें वोट की ज़रूरत पड़ेगी। अजीज़ा बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत आपने, आई एम सो ग्लैड कि आपने भी यही कहा है कि अब ये वो बात बन चुकी है जो कि करनी है और करनी है, बच्चों को सेंसिटाइज करना है, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना है। सतह पे कोई पॉलिसी साजी होनी चाहिए, उससे नीचे ये काम ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इतना ये सीरियस इशू है। बड़ी देर से मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कह रहा हूँ कि एक ट्रिब्यूट सुबह से हमने, मेरा फेवरेट ट्रिब्यूट है वो कौन सा? मैडम संगीता को वो याद करना था। चले, लेकिन कुछ और खबरें जो आपको देना चाहते हैं हम तो वो देते हैं। अब आप बताएं, मेरा ज़रा अटक सही है। अच्छा ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ आपको कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू बरादरी को नारवा सलूक की शिकायत हैं और बात एहतजाज तक पहुँच गई है। हुआ क्या है आपको ये भी बता देंगे साथ साथ, लेकिन पहले बताएं कि बिलावल भुट्टो को बयानात से आगे कुछ अमली तौर पर भी करना होगा। टंडू मोहम्मद खान में 13 साला जुमना नशे की हालत में शुगर मिल ग्राउंड से मिली, और इस सिलसिले में आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसने बताया कि गुल हसन शेख और रोशन शेख ने उसे शराब पिलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। मुबैना ज़्यादती की शिकार लड़की और इसके अहल खाना बदोश हैं। जुमना जुमेरात को जाती से टंडू मोहम्मद खान आई थी और पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब उमरकोट में वडेरे के मजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाली अक़लियती बिरादरी के अफराद पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे बुजुर्ग खातून समेत कई अफराद जख्मी हो गए। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है, और वडेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की जा रही है उन लोगों की तरफ से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात और इंसाफ फराहम करने की हिदायत तो की है, लेकिन नोटिस तो फिर हमारे यहाँ यूं ही ले लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर कृष्णा कुमारी टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल जी, अब कृष्णा कुमारी सबसे पहले तो हमें ये बता दें जी कि जुमना सामी का वाकया उमरकोट में कोहली कम्युनिटी पर ऑब्वियसली पुलिस का हमला है, तो इसके बारे में करना क्या है? दर्जनों ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते, तो बड़ी मुश्किलात से ये अक़लियती बरादरी जो है गुजर रही है। क्या करना है वहाँ? मैं खुद ये जमुना कॉलेज का जब इशू हुआ था मैं खुद सिविल हॉस्पिटल वहाँ पहुँच गई थी। उससे जब वो पहुँचे उसके साथ साथ मैं भी पहुँच गई थी, तो वहाँ जाके मैंने खुद एमएस से भी बात की, जहाँ डॉक्टरों से बात की, और उस लड़की की हालत बहुत बुरी थी। उसको कच्ची शराब जो होती है, अल्कोहल, वो पिलाया था काफ़ी बड़ी तादाद में, तो उस वजह से उसकी हालत ख़राब थी। लेकिन अब डॉक्टरों ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की। मैं खुद वहाँ पहुँच गई थी, मैंने खुद उसको वो लड़की कमरे में बैठने तक नहीं, बैठ भी नहीं रही थी, इतनी उसकी हालत ख़राब थी। तो मैं खुद उसको वहाँ उसको समझाया, उसको बाहर बैठाया, जूस वूस पिलाया, फिर थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल में किया, फिर जाके उसका इलाज ट्रीटमेंट करवाया। और उसी रात को ही पुलिस भी बड़ी एक्टिव हो गई थी, क्योंकि दो डिस्ट्रिक्ट का मामला था। जो डिस्ट्रिक्ट सुजावल की लड़की थी और जो वहाँ जहाँ उसको फेंका गया था वो डिस्ट्रिक्ट टंडू मोहम्मद खान था। तो वहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बड़े एक्टिव हो गए थे और दोनों से मैं भी राब्ते में थी। पीपल्स पार्टी की काफ़ी अरकान थे, वो भी उनसे राब्ते में थे, और उन्होंने बड़ी उसी रात जदोजहद करके दोनों जो मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया था और दोनों उसी रात उनको हवालात में डाल दिया था। तो ये ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट बड़ी अच्छे तरीके से उस पर वो देख लेती है मामले को, और पुलिस भी बड़ी एक्टिव है हमारी। जो उमरकोट में जो वाक़या हुआ उसमें भी आप देखें तो आपने सुना होगा कि पुलिस के जो उसमें पुलिस के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तो उसमें पुलिस के 4 जो ऑफिसर हैं वो सस्पेंड हुए हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कृष्णा जी, हम वाक़यात के बाद ही नोटिस ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इस बार भी बयान वगैरह देकर ये शायद समझ लिया है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, लेकिन
सूरत हाल ऑन ग्राउंड जो है वो बदल नहीं रही है। अक़लियतों के हकूक़ की बात कोई करता नहीं है कंटिन्यूस बेसिस पे। उनके साथ जो नारावा सलूक हो रहा है उसको हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जाए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये सब क्यों है आखिर? वो भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ है, क्योंकि बिलाल भुट्टो कोई भी इशू होता है तो उसमें खुद एक्शन लेते हैं और उसको उनको बाउंड करते हैं कि उनको सज़ाएँ हों। क्योंकि अभी जो ये जमुना सामी का वाक़या उसमें भी दोनों बंदे जो है दोनों अरेस्ट हैं, दोनों भी पुलिस कस्टडी में हैं। और उमरकोट का वाक़या जो है उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी तो पुलिस के जो बंदे उसमें शामिल थे वो उसको बर्तरफ कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस तरह ऐसा कुछ कोई भी इशू होता है या फोर्स कन्वेंट का आप उसमें देख ले तो वो भी अभी जो इस तरह सिंध में कोई होता है तो उस पर एक एक्शन लेते हैं और उसको बंदे को सजाएं भी देते होते हैं। और जैसे तो आप पूरे पंजाब में जाके देख, पंजाब की मिनारिटी के साथ क्या हो रहा है। वहाँ जो भट्ठे मजदूर हैं उनको ज़िंदा जलाया जाता है या पूरी बस्तियाँ उसको जलाई जाती हैं। तो ये तो एक सोसाइटी के इशूज़ है जो ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट की कहीं कोताही है या सिंध गवर्नमेंट तो बड़े अच्छे तरीके से मिनारिटी पे काम कर रही है और बाकी परवन से भी मेरे ख्याल अच्छे तरीके से काम कर रही है। शुक्रिया कृष्णा, थैंक यू। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई तसल्ली हुई नहीं है। ऑब्वियसली तसल्ली नहीं हुई, बड़ा ही निज़ाम बदलना पड़ेगा। ये बड़ी अफसोस की ऐसी बातें होती हैं।